हेलो क्लास 7th क्लास। जैसा बच्चों आप जानते हैं कि हम पाठ 2 संतति पूरा कर चुके हैं। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 3 परिवर्तन करेंगे, जिसको आप ध्यान से समझेंगे। पाठ का वाचन करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। बहुत कम बच्चे जो हैं होमवर्क भेज रहे हैं। बच्चों आप घर पर हैं, आप घर पर रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास किताब भी है, कॉपी भी है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। यदि आप समय पर कार्य भेजेंगे तो आपके पास पढ़ने के लिए भी कार्य रहेगा और समय भी रहेगा। यदि आप आज काम को नहीं करते हैं तो आपका काम बहुत आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप लोग काम समय पर भेजिए और समय पर कीजिए, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। पाठ का वाचन करने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि आप लोग असाइनमेंट नंबर जरूर डालिए। असाइनमेंट नंबर डालिए, अपनी क्लास डालिए, अपना नाम हर पेज में लिखिए। आप लोग सिर्फ कार्य कर रहे हैं और भेज रहे हैं। कई बच्चे, कई काम ऐसे आए मेरे पास जिनमें कि आपका नाम भी नहीं है, ना आपका असाइनमेंट नंबर लिखा है। वो तो मैं प्रश्न देख रही हूँ कि हाँ ये मैंने कौन से असाइनमेंट में दिए थे, तब पता चल रहा है कि ये असाइनमेंट नंबर 2 है या 1 है। लेकिन बच्चों नाम नहीं होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? इसलिए आप हर पृष्ठ पर अपना नाम अवश्य लिखिए और कक्षा भी लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ 3 शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारा परिवर्तन यानी बदलाव। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बहुत शैतान था। बच्चों को शैतानी करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें दूसरों को तंग करने में मजा आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से आनंद के लिए दूसरे जीवों को छटपटाता देखना पसंद करते हैं। यह एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो शैतानियां करते करते एकाएक बिल्कुल बदल गया। परिवर्तन मतलब बदलना, ठीक है। उसी पे आधारित कहानी है, तो आप ध्यान से सुनिए। कक्षा में मेरे कई सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। हम सब उससे डरते थे। वह बहुत शैतान लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो वह नंगे हाथ से बर्रे को पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। कक्षा में मेरे कई सहपाठी थे, यानी साथ पढ़ने वाले थे। लेकिन उनमें से जो एक सहपाठी था, जो एक साथ जो लड़का पढ़ता था, उसका नाम था बोधराज। सब उससे बहुत डरते थे क्योंकि बहुत शैतान लड़का था। गले की नाली पर जब बर्रे यानी ततैया, आपने देखा होगा पीले रंग का होता है, आकर बैठते थे तो नंगे हाथ से बर्रे को पकड़ता और उनके डंक निकाल लेता था। उनका जो डंक होता है, जिस डंक से वो मतलब जैसे काटते हैं, उसको निकाल देता और फिर बर्रे की टांग में क्या करता था, धागा बांधता था और उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता था। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता या तितली में पिंड खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांग लेता था। देखो कितना शैतान था। बाग बगीचे में जाता था तो क्या करता था, फूलों पर तितली को बैठा हुआ देखता था तो उनको मसल देता था, पकड़कर उनको उंगलियों के बीच में मसल देता था। कितना गलत काम करता था ना वो। या तितली में क्या करता था, पिन डाल देता था। तितली को पकड़कर उन पर पिन लगाता था और अपनी कॉपी में टांग लेता था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पूरे दिन भर उसके हाथ में क्या रहती थी, गुलेल रहती थी। उसका निशाना जो था अचूक था, मतलब कभी उसका निशाना खाली नहीं जाता था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना साधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चींची सुनाई देती। पेड़ के नीचे बैठता और उड़ते पक्षियों पर वह निशाना लगाता और कुछ ही पल में जो था पक्षियों की चींची की आवाज सुनाई देती। उस हिंसक को कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। मतलब उसको कभी भी ऐसा खेल नहीं सूझता था, उसके दिमाग में ऐसा खेल नहीं सूझता था कि जिससे दूसरे को परेशानी ना हो, ठीक है। वो हमेशा दूसरों को कष्ट ही पहुंचाया करता था। इन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। उन्हीं दिनों क्या हुआ, पिताजी का प्रमोशन हुआ, तरक्की हुई मतलब, और प्रमोशन हुआ और वो नए घर में जाकर रहने लगे, बड़े से घर में। बोधराज वहां भी आता जाता था। जो उसका सहपाठी था बोधराज, वो उनके घर में आता जाता रहता था। तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। अब दोस्त था तो वो उसके साथ घूमने के लिए निकल जाया करता था।
मेरी माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था। वे उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती कि जानवरों को तंग नहीं किया करते, पर वो माने तब ना। वो बता रहा है कि मेरी माँ को मेरा बोधराज के साथ जाना खेलना पसंद नहीं था। जिस प्रकार आप देखते हो कि आपकी मम्मी को अगर पता चल जाता है कि आपका दोस्त गंदा है या शैतानी करता है, तो आपकी मम्मी आपको रोकती है ना, उस बच्चे के साथ जाने नहीं देती है, कहती कि वो गंदा बच्चा, उसके साथ नहीं खेलना है। और उसकी मम्मी ठीक उसी प्रकार उसको भी समझाती थी। वो उसको कहती थी कि वो बहुत शैतान है, उसके साथ उसका मम्मी को जो था जाना पसंद नहीं था। और मम्मी उसको भी समझाती, बोधराज को भी समझाती थी कि बच्चे जो है कि जानवरों को तंग नहीं किया करते, लेकिन वो माने तब ना, वो किसी की बात को नहीं सुनता था। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारे दोस्त बोधराज को घोंसले तोड़ने में बहुत मजा आता है तो हमारे गोदाम में क्या है, घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, आप खुद ही तो कहते थे कि घोंसले जो तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है, वह नास्तिक है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप ही तो कहते थे कि जो घोंसले तोड़ता पाप करता है, यानी पाप चढ़ता है उसे, वह नास्तिक है। मैं थोड़ी ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे, वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है, खाली घोंसले हटाना तो दूसरी बात है। उसने कहा, मैं तो ये कहती कि पक्षियों को ना मारे, है ना, मैं पक्षियों को मारने के लिए नहीं कह रही हूँ। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है, खाली घोंसले हटाना तो दूसरी बात है, यानी जो घर पर खाली घोंसला उसको हटाना अलग बात है। जब बोधराज घर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी, मैं सोच रहा था, न जाने माने क्यों कह दिया कि इसे गोदाम में ले आओ, इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। वो सोचता रहा, शाम हो गई, बोधराज भी घर पे आया। वो सोच रहा था कि न जाने उसकी माँ ने उसको ऐसा क्यों कहा कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और वो बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। बड़े चाव से देख रहा था, उस मैना के घोंसले को देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगू करते हुए मटरगश्ती कर रहे थे। बोधराज बड़े ध्यान से देख रहा था। किसके घोंसले को देख रहा था? मैना के घोंसले को देख रहा था, जिसमें से कि जिस घोंसले में से उभरे हुए तिनके। आपने कभी देखा है घोंसले को? कितने खूबसूरती से घोंसले को बनाते हैं पक्षी। तो उसमें रुई के फाहे भी हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी शहतीर पर गुटरगू करते हुए मटरगश्ती करते। अलग से कबूतर बैठे थे जो कि गुटरगू की आवाज करते मटरगश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल तान दी। अब देखो उसने क्या देखा, घोंसला में किसके घोंसले जो थे उसमें किसके बच्चे थे? मैना के बच्चे थे। उसने फटाफट गुलेल निकाली और तान दी, यानी उनको मारने के लिए तैयारी कर दी। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। तभी उसने देखा कि घोंसले में छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी पीली पीली नन्ही जो उनकी चोंचें थे उससे झांकती नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते होंगे, यह कहते बोधराज ने गुलेल उठाई और एक बार किया। उसने बोधराज से पूछा कि इनकी माँ कहाँ होगी? तो उसने कहा, बोधराज ने कहा कि चुग्गा लेने गए होंगे, अभी आते होंगे। यह कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई और एक बार कर दिया। उसने इतना कहते ही उनके लिए उनकी मम्मी कहाँ गई थी? दाना लेने गई थी। और उसने इतना बताया उसको और गुलेल को तान लिया। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया दिखाई दिया। उसने एक बार तो किया, उसके बाद उसने फिर गुलेल तान ली। तभी क्या दिखाई दिया उसे कि एक भयानक सा साया कमरे में आता दिखाई दिया। रोशनदान के सिकच्चे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। जो एक बड़ी सी चील थी, रोशनदान जो उस गोदाम का जो रोशनदान था वहां पर एक बड़ी सी चील जो थी अपने पंख फैलाकर बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। जो रोशनदान पर चील थी बहुत भयानक डरावनी लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। उसने कहा कि यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, यह तो
मैना का घोंसला। बोधराज ने कहा कि नहीं, यह चील का घोंसला नहीं होगा। चील जो है अपना घोंसला तो पेड़ों पर बनाती है, यह तो मैना का ही घोंसला है। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे। बोधराज भी अब मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताका जा रहा था। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे एक नजर से किसको देख रहा था? चील को देख रहा था। धीरे धीरे चील शहतीर पर चलती, रोशनदान से अंदर की ओर जाती, घोंसले की ओर बढ़ने लगी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे जो थे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा। मूर्तिवत मतलब मूर्ति की तरह, वो एकदम चुपचाप सो गया, बिना हिले डुले। मूर्ति मतलब बिना हिले डुले बुद्ध की तरह खड़ा हो गया और चील की ओर ताके जा रहा था, चील को देखे जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपने गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच डाला होता। परेशान हो रहा है वो भी, घबरा उठा है वो इस सर्कस से। ठीक है, तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर साध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर हमें घूरने लगी। जो बोधराज ने निशाना, वो सोच बार बार घबरा उठता है वो, तो क्या फर्क पड़ जाता है यदि चील मारती या फिर बोधराज अपनी गुलेल से मैना के बच्चों को मार डालता। लेकिन अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज मैना का जो घोंसला था वो तोड़ चुका होता और सब कुछ नोच डाल देता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और निशाना सीधा चील पर साध दिया। इतना सोचते सोचते था क्या बोधराज ने निशाना लिया और चील पर साधा, लेकिन वह निशाना जो था चील पर नहीं लगा। वो कंकड़ जो था छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर हमें घूरने लगी। बच्चों, यहीं पर मैं पाठ को समाप्त कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इस पाठ को, ठीक है, कि किस प्रकार से बोधराज और उसका दोस्त जो था वहां पर गए और उन्होंने चील को देखा और चील पर जो उसका था निशाना नहीं लगा। आप लोग पाठ को ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और जैसा मैंने कहा है, हर असाइनमेंट में आप पेज में असाइनमेंट नंबर डालेंगे और अपना नाम और क्लास भी लिखेंगे। थैंक यू बच्चों।